अस्सलाम वालेकुम आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने SCCL के कारकुनों के लिए दशहरा बोनस का किया ऐलान। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना इजलास, यूनिवर्सिटी के नामों में तब्दीली की मंजूरी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा का गैर मयारी खाने पर एहतजाज, प्रोवोस्ट का इस्तीफा। एहतजाज के दौरान बदसलूकी और पुलिस की मुदाखलत के इल्ज़ामात। अमित शाह का बयान, पाकिस्तान मोदी से डरता है, जम्मू कश्मीर में अमन का सबब। इंतखाबी रैली में सरहदी सूरत हाल पर गुफ्तगू। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने त्योहारों के मौसम से कबल संगारेड्डी कॉलेज कंपनी लिमिटेड SCCL के कारकुनों के लिए दशहरा बोनस का ऐलान किया है। हर मुस्तकिल मुलाजिमीन को 1.90 लाख रुपए, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर्स को पिछले साल के मुनाफे से 5,000 रुपए का बोनस मिलेगा। वज़ीर आला ने कारकुनों की मेहनत और तेलंगाना तहरीक में उनके किरदार की सताइश की। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि SCCL के माली साल 2023 और 24 में 4,701 करोड़ रुपए का खालिस मुनाफा कमाया गया है। మీడియా మిత్రులకు నమస్కారం। ఈ పత్రికా సమావేశంలో సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు, ప్లానింగ్ కమిషన్ వైస్ చైర్మన్, సింగరేణి సంస్థకు సంబంధించిన అధికారులు, సింగరేణి సంస్థకు సంబంధించిన కార్మిక సంఘాల నాయకులు ఈ పత్రికా సమావేశంలో పాల్గొనడం జరిగింది। అత్యవసరంగా మంత్రివర్గ సమావేశానికంటే ముందే ఈ పత్రికా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి నాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ప్రక్రియలో అగ్రభాగాన నిలబడి తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని పతాక స్థాయికి తీసుకెళ్ళింది సింగరేణి గని కార్మికులు। సింగరేణి గని కార్మికుల యొక్క శ్రమ, వాళ్ళ పోరాట పటిమ తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో అత్యంత క్రియాశీలకమైన ప్రత్యేకమైన పాత్ర పోషించడం జరిగింది। అలాంటి సింగరేణి సంస్థ గత సంవత్సరం మొత్తం సంస్థ యొక్క ఉత్పత్తులు, వ్యాపారానికి సంబంధించి వాళ్ళు పొందిన లాభాలు, దానికి సంబంధించి దసరా ముందు ఈ లాభాలలో వాళ్లకు వాటాలను పంచడం ద్వారా సింగరేణి గని కార్మికుల యొక్క కుటుంబాలలో ఆనందాన్ని చూడాలన్న ఆలోచనతోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, సింగరేణి సంస్థ యాజమాన్యం వాళ్ళకు బోనస్ ప్రకటించాలన్న ఒక మంచి ఆలోచనతోని ఈరోజు మా ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క గారు ప్రతిపాదన తీసుకొని రావడం జరిగింది। వారి ప్రతిపాదన మేరకు సింగరేణి కార్మికులకు బోనస్ను ప్రకటించడానికి ఇక్కడ మంత్రివర్గ సభ్యులు, ఆ ప్రాంత శాసనసభ్యులు అందరం కూడా ఈ పత్రికా సమావేశంలో మీ ముందుకు రావడం జరిగింది। సింగరేణి గని కార్మికుల యొక్క శ్రమ, వాళ్ళ పోరాట పటిమ తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో అత్యంత క్రియాశీలకమైన ప్రత్యేకమైన పాత్ర పోషించడం జరిగింది। అలాంటి సింగరేణి సంస్థ గత సంవత్సరం మొత్తం సంస్థ యొక్క ఉత్పత్తులు, వ్యాపారానికి సంబంధించి వాళ్ళు పొందిన లాభాలు, దానికి సంబంధించి దసరా ముందు ఈ లాభాలలో వాళ్లకు వాటాలను పంచడం ద్వారా సింగరేణి గని కార్మికుల యొక్క కుటుంబాలలో ఆనందాన్ని చూడాలన్న ఆలోచనతోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, సింగరేణి సంస్థ యాజమాన్యం వాళ్ళకు బోనస్ ప్రకటించాలన్న ఒక మంచి ఆలోచనతోని ఈరోజు మా ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క గారు ప్రతిపాదన తీసుకొని రావడం జరిగింది। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय कुमार ने तिरुपति में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल से बने घी के इस्तेमाल के बाद लड्डू
प्रसाद में मुबैना मिलावट पर तशवीश का इजहार किया है। जुमा को आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू को लिखे गए एक खत में उन्होंने कहा है कि इस खबर ने कौम की ज़मीर को झंझोड़ दिया है और ये तमाम हिंदुओं के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची है। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया है कि वो इस मामले की फौरी तहकीकात करें और मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम उठाएं ताकि तिरुपति लड्डू के मुकद्दस और रवायती जायके की हिफाजत की जा सके। तिरुमला तिरुपति देवस्थान हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक क्षेत्र है। तिरुमला लड्डू को बहुत पवित्र प्रसाद माना जाता है। ऐसे लड्डू को अपवित्र करना एक मूर्खता है, ये अक्षम अपराध है। इसका कारण है कि पिछले सरकार के समय में टीटीडी बोर्ड में स्थानीय मंडल टीटीडी बोर्ड का कमिटी और कर्मचारियों की नियुक्ति करने के समय में अन्य धर्मों के लोगों को और नास्तिकों को नियुक्त किया गया है, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है लोग। इसके कारण ऐसा घटना हुआ है। मैं एपी सरकार से मैं विनती करता हूं कि तुरंत इसके ऊपर इंक्वायरी करना है और इंक्वायरी करके सख्त कार्रवाई करना ही चाहिए। ये मेरा विनती है। తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనేది హిందువులందరికీ ఒక పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రము. కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాలు కాదు, ప్రపంచం నుంచి కూడా అనేక మంది విదేశీ భక్తులు వచ్చి స్వామివారి యొక్క శక్తిని గుర్తించి వాళ్ళ దర్శనానికి వస్తుంటారు. కోరిన కోరికలు తీర్చేటువంటి ఏడుకొండల వారి యొక్క లడ్డును ఇలా అపవిత్రం చేయడం అనేది చాలా దుర్మార్గం. ఇది భక్తుల హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీయడమే. దీని ప్రధాన కారణము గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇలా టీటీడీ బోర్డు కమిటీ నియామకం సందర్భంలో కానీ, సభ్యులను నియమించే సందర్భంలో కానీ, ఉద్యోగస్తులను నియామకం చేసే సందర్భంలో ఇతర మతాలకు సంబంధించిన వ్యక్తులను నియమించడం వల్ల ఇలాంటి అనర్థాల కారణమవుతున్నది. చాలా సందర్భాల్లో స్థానికమైనటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు కానీ, విశ్వ హిందూ పరిషత్ నాయకులు కానీ అనేక సందర్భాల్లో ఈ విషయాన్ని గత ప్రభుత్వం దృష్టి తీసుకొచ్చినా కూడా ఆ ప్రభుత్వము గుడ్డి ప్రభుత్వం, చోటి ప్రభుత్వం, కనీసం స్పందించేటువంటి ఆలోచన లేని మూర్ఖత్వ ప్రభుత్వం అది. చివరకు పవిత్రమైన లడ్డూని ఇలా దేశవ్యాప్తంగా తిరుమల ఏడుకొండల వాడి యొక్క లడ్డుకు ఎంత ప్రాధాన్యత, పవిత్రత ఉందో మరి ఆ ప్రభుత్వం గుర్తించలేదా? గుర్తించి హిందువుల మనవాళ్ళు కావాలని దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేసిందా? లడ్డూ ప్రసాదాన్ని అపవిత్రం చేయడానికి ప్రయత్నం చేసిందా? ఇది ఇంతకంటే సిగ్గుమాలిన చర్య ఇంకోటి కాదు. ఇవాళ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇంత ప్రసిద్ధిగాంచిన దేవాలయాన్ని అపవిత్రం చేయడానికి ఆ ప్రభుత్వం ఇలా కంకణం కట్టుకున్నదంటే ఆ ప్రభుత్వాన్ని ఏమనాలో అర్థం కావాలేదు. కానీ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో వెంటనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం విచారణ జరపాలి, సీరియస్ గా విచారణ జరపాలి. దీనికి బాధ్యులైన వ్యక్తుల మీద కఠినాతి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇవాళ భక్తులందరూ కూడా ఇవాళ తలడిల్లిపోతా ఉన్నారు. मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला नित्यानंद ने जुमा के रोज सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में IPS पासिंग आउट परेड के दौरान नए चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम एक नया खतरा बनकर सामने आ रहा है जिससे निपटने की जरूरत है। नित्यानंद राय ने इस बात पर जोर दिया कि दहशतगर्दी और बाएं बाजू के अक्सरियत पसंदी पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है, मगर उन्होंने इस बात की अहमियत को उजागर किया कि इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने को यकीनी बनाया जाए ताकि ये दोबारा सर न उठा सके और ये वक्त है कि नए हालात और चैलेंज का सामना करने के लिए पुलिस फोर्स को मजीद मजबूत बनाया जाए। इसी संकल्प के साथ 135 देशवासियों के साथ हम सबको मिलकर काम करना है। आज की पुलिस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्मार्ट पुलिसिंग की संकल्पना का अनुसरण करते हुए कर्तव्य, जनता के प्रति संवेदनशील, आधुनिक, दक्ष जन सेवा के लिए सदैव तत्पर, उत्तरदायी,
विश्वसनीय, तकनीकी में प्रवीण एवं समग्र रूप से सुरक्षित हो रही है, जो देश में बहुत ही शुभ संकेत है। युवा अधिकारियों के रूप में आपको चुस्त, अनुकूलनशील और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी नई चुनौती बनकर उभरे हैं। आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद काफी हद तक कम किया जा चुका है। बचे शेष को भी समाप्त कर देना है तथा वह फिर से न उभर जाए, यह चुनौतियां आपके सामने होगी। इस परिदृश्य में युवा अधिकारियों के रूप में आपको चुस्त। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में जुमा के रोज रियासती काबिने इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 3 यूनिवर्सिटियों के नाम तब्दील करने की मंजूरी दे दी गई है। इजलास में तय पाया है कि कोटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी का नाम चालकी आयलम्मा के नाम से मंसूब किया जाएगा, जो एक मारूफ इनकलाबी रहनुमा है। इसी तरह श्री रामुली तेलुगु यूनिवर्सिटी का नाम मशहूर समाजी मसला और आज़ादी के जंगजू सुरवरम प्रताप रेड्डी के नाम पर रखा जाएगा। काबिने ने फैसला किया है टेक्सटाइल एंड हैंडलूम यूनिवर्सिटी का नाम कोंडा लक्ष्मी बापूजी के नाम पर तब्दील किया जाएगा, जो तेलंगाना की जिद्दोजहद में एक अहम शख्सियत थे। విస్తృత స్థాయిలో సుమారు 3 గంటలు అనేక అంశాల మీద చర్చించడం జరిగింది. ప్రధానంగా ఈరోజు జరిగిన అంశాలలో హైదరాబాద్లోని కోటిలో ఉన్న మహిళా యూనివర్సిటీ పేరును వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ యూనివర్సిటీగా మార్చాలని కేబినెట్ నిర్ణయించడం జరిగింది. అదే రకంగా పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు యూనివర్సిటీ పేరును సోరవరం ప్రతాపరెడ్డి యూనివర్సిటీగా మార్చాలని కూడా కేబినెట్ సభ్యులందరూ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించడం జరిగింది. కొత్తగా రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసిన ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యాండ్లూమ్ టెక్నాలజీ పేరును కొండ లక్ష్మణ్ బాపూజీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యాండ్లూమ్ టెక్నాలజీగా మార్చాలని కూడా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ ఏడాది మొదటి సంవత్సరం 60 మంది విద్యార్థులతో ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టార్ట్ చేయటం కూడా జరిగిందని చెప్పడానికి సంతోషిస్తున్నాం. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న పోలీస్ ఆరోగ్య భద్రత స్కీమ్ని ఎస్పీఎల్ కింద కూడా వర్తింపజేయాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. తెలంగాణ ట్రేడ్ ప్రమోషన్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలోని మొనారాబాద్ మండలంలో మల్టీ మోడల్ లాజిస్టిక్ పార్కుకి సుమారు 72 ఎకరాల భూమిని కూడా రెవెన్యూ శాఖ నుండి ఆ డిపార్ట్మెంట్ కి బదిలీ చేసే అంశాన్ని కూడా కేబినెట్ ఆమోదించడం జరిగింది. దీంతో పాటు ఖమ్మం జిల్లా ఎర్రుపాలెం మండలంలో ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఏర్పాటుకి 58 ఎకరాల భూమిని రెవెన్యూ శాఖ నుంచి ఇండస్ట్రియల్ శాఖకు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది. ములుగు జిల్లాలోని ఏటూరు నాగారంలో ఫైర్ స్టేషన్ కి సంబంధించిన 34 మంది సిబ్బందిని శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. రాష్ట్రంలో కొత్తగా అనుమతి పొందిన 8 మెడికల్ కాలేజీలకు సంబంధించిన టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్ కు సంబంధించిన స్టాఫ్ సుమారు 3000 పైచిలకు పోస్టులకి శాంక్షన్ ఇస్తూ అతి కొద్ది రోజుల్లో నోటిఫికేషన్ కూడా పిలవాలని కేబినెట్ ఈ రోజు తీర్మానం చేయడం జరిగింది. వీటితో పాటు కోస్గిలి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీని, అకీంపేటలో ఒక జూనియర్ కాలేజీని కూడా శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. వీటన్నిటితో పాటు గౌరవ మంత్రివర్యులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి శాఖకు సంబంధించిన ఎస్ఎల్బిసికి సంబంధించిన అంశం, అదే రకంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏదైతే 500 రూపాయలు సన్న రైస్ మీద క్వింటాలకి సబ్సిడీ ఇస్తాము అని చెప్పిందో ఈ రెండు సంబంధించిన
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मानू के तलबा का गैर मयारी खाने के खिलाफ एहतजाज जुमरात को शिद्दत इख्तियार कर गया, जब बॉयज़ हॉस्टल के प्रोवोस्ट मोहम्मद यूसुफ खान और यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर डॉक्टर अब्दुल अजीम ने मुबैना तौर पर तलबा के साथ बदसलूकी की। तलबा ने दावा किया है कि उनके पास इस बदसलूकी का वीडियो मौजूद है, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को पेश कर दिया है। तलबा ने बताया कि उन्होंने एक हफ्ते तक खाने के खराब मयार को बर्दाश्त किया और उनकी शिकायत को मुसलसल नज़रअंदाज किया गया। एहतजाज जो जुमरात सहर 3 बजे शुरू हुआ, रात तक पूरे कैंपस में फैल गया, जिसकी वजह से इंतजामिया को पुलिस और CRPF तलब करना पड़ा। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें एहतजाज ख़त्म करने की सूरत में मुमकिन हिरासत या FIR की धमकी भी दी गई। प्रोवोस्ट यूसुफ खान ने एहतजाज के नतीजे में इस्तीफ़ा दे दिया है। तलबा ने बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हॉस्टल के वार्डन्स को हटाने का मुतालबा किया है, जिन्होंने आमराना रवैया अपनाया हुआ है, जिससे सारे तलबा परेशान हैं। एक तालिब इल्म ने कहा कि हॉस्टल प्रोवोस्ट का इस्तीफ़ा सिर्फ एक कदम है, हमें इस मुखालिफ माहौल के ज़िम्मेदार तमाम लोगों का एहतसाब करने की ज़रूरत है। एहतजाज की शिद्दत में इजाफा उस वक्त हुआ जब 24 सितंबर को होने वाले तलबा यूनियन के इंतखाब की अचानक मनसूखी ने मज़ीद तनाव पैदा कर दिया। तलबा और पुलिस के अहलकारों के दरमियान देर रात तक मुज़ाकरात जारी रही, जबकि यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया तलबा से बात करने से साफ मना कर दिया। कैंपस में मौजूद पुलिस ने कहा कि हमें यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अगर आप एहतजाज को ख़त्म नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन ले। वहाँ मौजूद आला पुलिस अहलकार ने तलबा को समझाकर फिलहाल एहतजाज को ख़त्म करवा दिया है। भूख हड़ताल पर बैठे तलबा लीडर शम्स तबरेज़ ने कहा है कि अगर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया उनकी मांगे पूरी नहीं करते हैं तो मंडे को फिर से भूख हड़ताल पर बैठकर इंतज़ामिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी में दोपहर से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। प्रोटेस्ट में मांग हो रही है कि यहाँ पे जो प्रोवोस्ट है और प्रॉक्टर है उनको यहाँ से इस्तीफ़ा देना चाहिए। बात दरअसल ये है कि दोपहर के वक्त में जब मेस के अंदर यहाँ के जो तलबा है खाना खाने के लिए गए तो उनके खाने के अंदर उन्हें कीड़ा मिला, जिसके बाद बच्चे बरहम हो गए और वो गुस्से से उस वक्त एहतजाज करने लगे और वहाँ पे प्रोवोस्ट को बुलाया गया। प्रोवोस्ट वहाँ पे आए और प्रॉक्टर भी वहाँ पे आए और उनको स्टूडेंट के जाने से जो तालिब इल्म थे उन्होंने कहा कि आप ये खाना खाएं और बताएं आपको खाना कैसा लगा। जिसके बाद प्रॉक्टर की जो ज़ुबान थी काफ़ी गंदी थी, उन्होंने अपनी ज़ुबान से कहा आप यहाँ पे खा रहे हो तो आप कीड़े के साथ ही खा लो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सागौस के मरे हुए कीड़े को जब खा सकते हैं तो आप यहाँ पे क्यों नहीं खा सकते। उन्होंने भी कई ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जो नाकाबिल कबूल है। उनके अल्फाज बच्चों को काफ़ी नागवार गुजरी, जिसके बाद बच्चों ने मिलकर प्रोटेस्ट शुरू किया और उन्होंने मांग करना शुरू किया कि यहाँ के जो प्रोवोस्ट हैं और प्रॉक्टर हैं उनका इस्तीफ़ा लिया जाए। मगर सिर्फ प्रोवोस्ट का इस्तीफ़ा हो गया है, मगर जो प्रॉक्टर है उनका अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने भूख हड़ताल का कहा गया है यहाँ पे और वो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे पुलिस भी आई हुई है।
बहुत सारे ऐसे बच्चों का साथियों का राय भी आ रहा है कि जो है हम लोग 3 से 4 बात को लेकर अभी रजिस्ट्रार से मिलेंगे और उसमें बात होगी कि सबसे पहला जो है डॉक्टर माफ़ी मांगेंगे और उसमें लिख कर भी देंगे कि हम आइंदा से किसी भी बच्चे पर फाइन नहीं लगाएंगे और इस प्रोटेस्ट में जो भी लोग शामिल थे ना उन पर भी फाइन नहीं लगाएंगे और बिना वजह न किसी को इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जिससे सारे बच्चों का पर जो है बुरा असर पड़े। ये चीज़ें हैं तो ये बातें लगभग सारे जब हमने बातें की बहुत सारे वादियों से तो उनका ये कहना है कि अगर ये बातें अगर हो रही है तो इंशाअल्लाह इस पर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? जी 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 बिल्कुल। सभी लोग बोलिए बोलिए आप भी। नहीं वो पॉलिसी तो नहीं, देखिए अगर हम लोग कल रात में ले लेते तो आज इस कैंपस में जो सैकड़ों पुलिस खड़ी हुई है, फोर्स खड़ी हुई है, ये हम लोग के प्रोटेस्ट का ही नतीजा है। वो खौफ खाए, वो हम लोग के प्रोटेस्ट से डर गए हैं। बिल्कुल नहीं इलेक्शन हो के भाई मैं बात पूरा बोल जाऊंगा। और दूसरा बात पहला पॉइंट ये ठीक है वो लिखित तौर पे देंगे, माफ़ीनामा देंगे लिखित तौर पे और ये भी लिख के देना होगा उनको कि आइंदा मैं किसी बच्चों पर जुल्म नहीं करूंगा, मैं किसी तरह का फाइन लगाऊंगा और इस प्रोटेस्ट में जितने लोग। हरियाणा में असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में सियासी गहमागहमी जारी है और बैनुल अक़वामी कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट की सियासत में शमूलियत ने माहौल को मज़ीद दिलचस्प बना दिया है। जो जोलाना सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और भरपूर तशरीह में फिलहाल मसरूफ हैं। विनेश फोगाट ने अपने हामियों से कहा है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराएंगे जहां खिलाड़ी खुद बैठकर पॉलिसी बनाएंगे और अफसरान के बजाय खिलाड़ियों की आवाज़ अहमियत रखेगी। कटारिया साहब हाथ हटाइए एक बार, हाथ हटा लो जी, हाथ अपना वोट देना है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने बनवाई है। चौधरी उदयपाल जी के नेतृत्व में हमने कांग्रेस को सरकार बनवाया है और जब उनका जब आपके ऊपर बैठ जाए की जरूरत नहीं है। आप सबको पता है 10 साल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हमारी पार्टी ने कितना विकास हमारे हरियाणा में करवाया था। छत्तीसगढ़ जी के भाईचारे का कितना सपोर्ट किया था, कितना साथ दिया था, हर वर्ग में हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया था। 10 साल हमने बीजेपी को कार्य दे दिया। अपमान के दौरान हमारी बेइज्जती के अलावा हमारे सौ विभाग के दौरान उन्होंने मेरा हाथ चला, उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी उनका आगे बता रहे का आए कुछ रास्तों का आए कुछ का इससे आप लोग बुरे हो जाएंगे कि जरूरत होगी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ओहदे से इस्तीफा देने के बाद पहली बार हरियाणा पहुंचकर यमुनानगर में एक रोड शो किया। इस मौके पर उन्होंने वाज़ेह किया है कि हरियाणा में जो भी हुकूमत बनेगी वो आम आदमी पार्टी के बगैर नहीं बनेगी। केजरीवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी हरियाणा की सियासी मंजरनामे पर एक अहम किरदार अदा करेगी। ये बात काबिल ज़िक्र है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में जेल में कैद थे और जमानत पर रिहाई मिलने के बाद फौरन उन्हें इस्तीफा देने का ऐलान किया है। आपके कानून साज पार्टी ने बाद में आतिशी को अपना कायद मुंतखब कर लिया और उन्होंने हुकूमत साजी का दावा पेश कर दिया है, जिससे हरियाणा की सियासत में नई हलचल पैदा होने की तवक्का है। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बहुत बढ़िया हूं, मैं ठीक हूं। इन्होंने मेरे को
जेल में डाल दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। 5 महीने जेल में रहा, झूठा फर्जी केस करके। सीधा जेल से आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। इन्होंने बड़ी कोशिश करी जेल में मेरे को तोड़ने की, तरह तरह से इन्होंने यातनाएं दी। इनका मकसद था किसी भी तरह से केजरीवाल को झुका दो। केजरीवाल जो सामान्य मुजरिम होते हैं उनको जो सुविधाएं मिलती हैं जेल में वो भी नहीं दी गई। कई दिनों तक तो मेरी दवाई बंद कर दी इन्होंने। पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे साथ। ये मेरे को तोड़ना चाहते थे, लेकिन इनको ये नहीं पता मैं हरियाणा का हूं। मेरी रगों में हरियाणा का खून दौड़ रहा है। तुम किसी को भी तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते। और इन्होंने जो कुछ भी करा मेरे साथ, हरियाणा का बच्चा बच्चा उसका बदला लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? इन्होंने मेरे को जेल भेजा, अब हरियाणा वाले इनको हरियाणा से बाहर भेजेंगे। दोस्तों, पूरा हरियाणा इस टाइम बदलाव चाह रहा है। पूरा हरियाणा, जहां जाओ पता चलता है कि लोग इनको गांव में नहीं घुसने दे रहे, गली में नहीं घुसने दे रहे, है कि नहीं है? गली में नहीं घुसने दे रहे। पूरा हरियाणा बदलाव चाह रहा है इस टाइम। और अभी तक हरियाणा में क्या था? पार्टी इससे नाराज होगा इसको वोट दे दिया, इससे नाराज होगा इसको वोट दे दिया। इस बार आपके सामने ईमानदार पार्टी आई है। इस बार ईमानदार पार्टी आई है। जब मैं जेल में था, इन्होंने बहुत कोशिश करी हमारे एमएलए खरीदने की। इन्होंने कहा दिल्ली के एमएलए खरीद लेंगे, दिल्ली सरकार तोड़ देंगे, पंजाब की सरकार गिरा देंगे। एक एमएलए नहीं टूटा हमारा, एक एमएलए नहीं तोड़ पाए। एमएलए तो छोड़ो, एक कार्यकर्ता नहीं तोड़ पाए ये हमारा। इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी है, इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी है। मैं अभी जेल से लौटा, मैं चाहता बड़ी आराम से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकता था, पर मैंने कहा नहीं। 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान राम लौटे थे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। केजरीवाल भी अग्नि परीक्षा देगा अपनी। ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल चोर है। मैंने दिल्ली की जनता को कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर आपको लगता है केजरीवाल चोर है, मेरे को वोट मत देना। अगर आपको मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के सरहदों पर कायम अमन व अमान की वजह यह है कि पाकिस्तान हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से डरता है। उन्होंने ये बात हफ्ते के रोज जिला पुंछ के मेंढर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा। अमित शाह ने मजीद कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के सरहदों पर एक गोली चलाने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर के सरहदों पर खामोशी छाई हुई है और सरहदी इलाकों में रहने वाले लोग अमन सुकून से रह रहे हैं। जबकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत थी, उस वक्त इलाके में सरहद पार से शेलिंग होती थी। उनके इस बयान ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है, खासतौर पर इस तनाज़ुर में कि कैसे मौजूदा हुकूमत ने सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी लाई है। ब्लॉक के और जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य बैठे हैं, उनको कभी मौका नहीं मिलता। वो तो अपने 3 परिवारों की सल्तनत को संभालने में पड़े थे। नरेंद्र मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी और मुर्तुजा भाई जैसे लोग जिन्होंने जमहूरियत के लिए संघर्ष किया। और आज कश्मीर का 30,000 युवा जम्मू कश्मीर का अलग अलग जगह पे चुनाव लड़कर जमहूरियत का आनंद ले रहा है, अधिकार भोग रहा है। और मैं आपको बताकर जाता हूं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम अगर आएंगे तो ये सारी बातों पर पुनः विचार करेंगे। मुझे बताओ भाई,
ये पहाड़ के लोगों को अपने पंचायत का अध्यक्ष चुनने का अधिकार है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ब्लॉक पंचायत चुनने का अधिकार है या नहीं है? जिला पंचायत चुनने का अधिकार है या नहीं है? कौन रोक रखा? ये फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस पार्टी रोक कर रखी थी। इसको जमीन पर उतारा तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने उतारा। नरेंद्र मोदी ये पूरे जम्मू कश्मीर में 90 के दशक से अब तक 2014 तक दहशतगर्दी फैलाई, 40,000 युवा मारे गए, हाथ में पत्थर लेकर अपने भविष्य को समाप्त किए। ये तीनों परिवारों ने दहशतगर्दी को रोका नहीं रोका, इन्होंने आगे बढ़ाने का। आज नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने दहशतगर्दी पर समाप्ति करने का काम किया है और युवाओं के हाथ में पत्थर की जगह लैपटॉप देने का काम भारतीय जनता पार्टी। मैं आज कहकर जाता हूं, उमर अब्दुल्ला यहां आकर डराते हैं कि जम्मू में दहशतगर्दी आ जाएगी। अब्दुल्ला साहब, आपकी कितनी भी सरपरस्ती हो, मैं आज पहाड़ की वादियों में कहकर जाता हूं, केंद्र में हमारी सरकार है, मैं गृह मंत्री हूं, जनाब मोदी जी प्रधानमंत्री है। हमारी एक खूबसूरत वादियों में दहशतगर्दी को हम नहीं घुसने देंगे, नहीं घुसने देंगे। भाई और बहनों, हमने यहां पर 3 परिवारों के शासन को समाप्त करने की मैं अपील करता हूं। न केवल ये पहाड़, घाटी के भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि आपका आतंकवाद से बचाने का काम फारूक अब्दुल्ला साहब क्यों नहीं किए? यहां जब आतंकवाद फैला, फारूक अब्दुल्ला साहब लंदन में गर्मी। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान का हवा खड़ा कर रही है। वजीर आजम मोदी ने एक दिन कबल कहा था कि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का एजेंडा नाफिज कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरा एहसास है कि बीजेपी हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, लेकिन 10 साल में यह तादाद 20 करोड़ होनी चाहिए थी। मोदी जी को शुक्रगुजार होना चाहिए, खासकर शेख खानदान का। शेख साहब की वजह से जम्मू कश्मीर का इलाहाक मुल्क के साथ हुआ। उमर अब्दुल्ला जब बीजेपी में वजीर थे तो पोटा बनने से पहले यहाँ लागू किया गया, शातू उसमें बैन होगी और खासकर बीजेपी उमर साहब को पूरी दुनिया में घुमाती रही ये कहने के लिए जम्मू कश्मीर कोई मसला नहीं है, ये दहशतगर्दी का मसला है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करके ये हल होना चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी को शुक्रगुजार होना चाहिए शेख खानदान का कि शेख साहब, ये उमर साहब ने उनका एजेंडा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जब वो वजीर थे। जहाँ तक महबूबा मुफ्ती और पीडीपी का सवाल है, मुफ्ती खानदान का सवाल है, तो मोदी जी को याद होगा पहले 2 महीने फिर 3 महीने वो हमारे दरवाजे पे रहे। उनके लोग कि खुदा के लिए हमारे साथ सरकार बनाओ और आप जो शर्त रखोगे हम आपके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। और हमने शर्तें रखी, 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना और रास्ते खोलना, एस्पा खत्म करना, पाकिस्तान से बात करना, हुर्रियत के साथ बात करना, जिसके लिए उन्होंने वहां से बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा। तो वो तो उन्होंने खुद हमारे दरवाजे पे आए, चाहे शेख साहब के अब्दुल्ला खानदान के दरवाजे पे उमर साहब को मिनिस्टर बनाने के लिए बीजेपी में उसको इस्तेमाल करने के लिए, चाहे हमारे दरवाजे पे मुफ्ती खानदान। तो अब वो क्या कहते हैं? मैम, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कर रही है। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान का एजेंडा अब्दुल्ला खानदान ने इम्प्लीमेंट किया होता तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता, पाकिस्तान का हिस्सा होता, ये आजाद होता। ठीक है मैम, नेशनल मोदी जी को शुक्रगुजार होना चाहिए, खासकर शेख खानदान का। शेख साहब की वजह से जम्मू कश्मीर का इलाहाक मुल्क के साथ हुआ।
उमर अब्दुल्ला जब बीजेपी में वजीर थे तो पोटा बनने से पहले यहाँ लागू किया गया, शातू उसमें बैन होगी और खासकर बीजेपी उमर साहब को पूरी दुनिया में घुमाती रही ये कहने के लिए जम्मू कश्मीर कोई मसला नहीं है, ये दहशतगर्दी का मसला है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करके ये हल होना चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी को शुक्रगुजार होना चाहिए शेख खानदान का कि शेख साहब ये उमर साहब ने उनका एजेंडा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जब वो वजीर थे। जहाँ तक महबूबा मुफ्ती और पीडीपी का सवाल है, मुफ्ती खानदान का सवाल है, तो मोदी जी को याद होगा पहले 2 महीने फिर 3 महीने वो हमारे दरवाजे पे रहे, उनके लोग कि खुदा के लिए हमारे साथ सरकार बनाओ और आप जो शर्त रखोगे हम आपके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। और हमने शर्तें रखी 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना और रास्ते खोलना, एस्पा खत्म करना, पाकिस्तान से बात करना, हुर्रियत के साथ बात करना, जिसके लिए हमने वहाँ से बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा। तो वो तो उन्होंने खुद हमारे दरवाजे पे आए, चाहे शेख साहब के अब्दुल्ला खानदान के दरवाजे पे उमर साहब को मिनिस्टर बनाने के लिए बीजेपी में उसको इस्तेमाल करने के लिए, चाहे हमारे दरवाजे पे मुफ्ती खानदान। तो अब वो क्या कहते हैं? मैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो है। आखिर में हेडलाइंस फिर। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने SCCL के कारकुनों के लिए दशहरा बोनस का किया ऐलान। वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना इजलास, यूनिवर्सिटी के नामों में तब्दीली की मंजूरी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा का गैर मयारी खाने पर एहतजाज, प्रोवोस्ट का इस्तीफा, एहतजाज के दौरान बदसलूकी और पुलिस की मुदाखलत के इल्जामात। अमित शाह का बयान, पाकिस्तान मोदी से डरता है, जम्मू कश्मीर में अमन का सबब, इंतखाबी रैली में सरहदी सूरत हाल पर गुफ्तगू। 1 TB उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।